अभी भी क्लास 12th के रिज़ल्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा बच्चे पैनिक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और परेशान हों भी क्यों ना हो, क्योंकि क्लास 12th का रिज़ल्ट ऐसा होता है जिसके बेसिस पे वो अपने कॉलेज चुन सकते हैं। कई बच्चों का सपना होता है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगा, इस कॉलेज में जाऊंगा। कई बच्चों का सपना होता है कि वो अपने ड्रीम कॉलेजेस को चुन पाते हैं। कई स्ट्रीम्स ऐसी होती हैं जिसमें पर्टिकुलर परसेंटेज की उनको नीड होती है। बट अब सीबीएसई ने ऐसा रिजल्ट दिया है, इतनी गड़बड़ की है, तो बच्चे डिप्रेस क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। वो उस चीज़ में जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे रिजल्ट अपने बोर्ड्स के बाद, अब वो कैसे हम पे भरोसा कर लें। चलो हम मान लेते हैं कि सीबीएसई ने जो उनको मोटिव था ओएसएम का, ऑन स्क्रीन मार्किंग का, वो बहुत अच्छा था। वो उन्होंने एक अच्छे मोटिव के साथ कि चलो अभी तक मैनुअली कॉपियाँ चेक होती थी, तो कॉपियाँ एक सेंटर दूसरे सेंटर तक जाती थी, वहाँ पे क्या होता था, कॉपियाँ जो खोने का डर रहता था। बट ऑन स्क्रीन अगर मार्किंग होगी तो बच्चे जो होंगे वो टीचर्स के लिए भी अच्छा होगा कि स्कूल के लैब में जो टीचर्स हैं ना, वो कॉपियाँ चेक कर पाएंगे डिजिटली। और जो बच्चे होंगे अगर उनको रिवोल्यूशन के लिए जाना हुआ तो क्या करेंगे, बच्चे अपनी रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही जो कॉपी होगी उसको डाउनलोड कर पाएंगे। मान लिया ये मोटिव बहुत अच्छा था, पर क्या आपने इसके लिए प्रॉपर टाइम दिया था? आप सेशन के स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को स्टार्ट कर देते। आप प्रॉपर टाइम तो देते, कम से कम आप एक्सपेरिमेंट करके तो देखते कि चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आपको नहीं पता था क्या 17 लाख स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं? जिन 17 लाख स्टूडेंट अगर पेपर दे रहे हैं तो 98 लाख कॉपियाँ हो गई, और पर कॉपी अगर 40 पेज भी थे तो 40 करोड़ लगभग कॉपियाँ हैं स्कैन होने को गई। अब 40 करोड़ कॉपियाँ स्कैन हो रही हैं, इतना लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट है ये, तो इसमें गड़बड़ होनी थी। क्या आपको ये नहीं पता था कि मैं इसको पहले ही चीज़ें रेक्टिफाई कर लूँ? आज आके चीज़ें ये हाईलाइट कभी होती ही नहीं। अगर एक बच्चा जिसने रिवोल्यूशन के लिए अपनी कॉपी डाली थी, उसके फिजिक्स में कम मार्क्स आए थे, तो जब उसने रिवोल्यूशन के लिए कॉपी डाली, उसमें जो उसकी कॉपी आई उसकी ईमेल पे, उसने ओपन करके देखी, जो उसका फर्स्ट पेज था तो वो तो उसी के, जिसमें उसने रोल नंबर नाम वाम ये डाल रखा है, वो तो उसी का था। बाकी जो कॉपियाँ थीं जो जिसमें उसने आंसर लिख रखा था वो दूसरे की थी। मतलब यहाँ पे कॉपी मिसमैच भी हुई है। अगर स्कैन करने के लिए कॉपियाँ फाड़ी भी गई थी, हटाया गया था फर्स्ट पेज, तो प्रॉपरली उसको कंबाइन क्यों नहीं किया गया? क्यों वहाँ पे एक्सपर्ट नहीं थे? क्यों वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं थे जो उसकी कॉपियों? आज ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि उन्होंने आज सीबीएसई के साथ मीटिंग की थी, और जो भी सीबीएसई पोर्टल पे टेक्निकल एरर आ रहे हैं, जो भी ग्लिच आ रहा है, उसके लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की टीम है, वो उसके जो एक्सपर्ट हैं वो हायर किए गए हैं उनकी हेल्प के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करी गई है। और जो भी पेमेंट इशूज़ आ रहे थे जो सीबीएसई पोर्टल पे, उसके लिए भी उन्होंने 4 बैंक्स को जोड़ा है। तो अभी आप पैनिक बिल्कुल ना करें। मैंने बहुत सारे वीडियोस पे जाके कमेंट भी पढ़े हैं बच्चों के, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अभी भी परेशान हो रहे थे और कह रहे हैं कि उनकी कई बच्चे तो इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने री इवोल्यूशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके साइड ही नहीं ओपन हो पा रही है। बट अभी आप पैनिक ना हो, जो भी आपके इश्यूज़ होंगे सब रिजॉल्व। आप अभी आज न्यूज़ आई है, आप 2-3 दिन वेट करिए, उसके बाद आप जो भी आप अपडेट्स होंगी हम उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करेंगे उसके बाद। बट अगर हम बात करें सीबीएसई, आज हमने जो सीबीएसई की 12th की एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है, उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इसे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस हैं, लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने इवैल्यूएशन प्रोसेस किया। ओएसएम को कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है
भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशन वो सेंट्रल बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असामाजित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का विषय है। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई, जो इतने बड़ी मात्रा में इसको व्यवस्था किया गया, जैसे 40 करोड़ पेपर स्कैन हुई है, उसमें से 17 लाख में से 4 लाख स्टूडेंट्स लौट के आए हैं। अपना आंसर शीट को उन्होंने अपने हाथ में लिया है, लगभग 11 लाख कॉपी उनके पास गया है, उसको वो देख रहे हैं। इसकी फिर हम लोगों ने बैठ के हमारे सारे जब थोड़ा चिंता आई, सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी, अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है। उसमें भारत सरकार की जो सारे टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई करने वाले एजेंसी भी काम पे लगे हैं। हमने विशेष करके 2 आईआईटी को, हमारे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, दोनों डायरेक्टर को अनुरोध किया था। हमारे देश के 2 कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी एक्सपर्ट टीम आके उसमें काम कर रहा है। अभी मैंने वित्त मंत्री जी को अनुरोध किया था कि पेमेंट सुगम करने के लिए, पेमेंट गेटवे को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 4 पीएसयू बैंक को फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ने सीबीएसई के साथ जोड़ा। एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कनाडा बैंक, ये सारे लोग अपना पेमेंट गेटवे को सीबीएसई के पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं। हमारी पूरा आईआईटी एक्सपर्ट प्रोफेसर ग्रुप उसको निगरानी कर रहा है, और सीबीएसई की जो सॉफ्टवेयर बना है, उसकी जो कोडिंग वगैरह, इंटरनल कैपेसिटी ग्रुप बनाया है, इंटरनल बनाया है, या जो टीम करके हम लोग इसकी बच्चों को कोई और दिक्कत ना आए, जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर रहा हूँ, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सीबीएसई के अंदर हो, सीबीएसई के बाहर हो या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को, हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनके हितों की हमारी सर्वोपरि है। हम पूरा आश्वस्त करते हैं इसको। बच्चे भी, ये पुराना प्रक्रिया है, लोग परीक्षा देते हैं मैनुअली, वो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए। क्या सीबीएसई इसके लिए रेडी नहीं था? जब हमें कोई भी सिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी नया सिस्टम ला रहे हैं, तो उसको एटलीस्ट हम चेक तो करेंगे ना कि वो सिस्टम ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो एक्सपेरिमेंट कर दिया गया क्लास 12th के स्टूडेंट्स को, और क्लास 12th के स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने से पहले उनको एक बार सोचना चाहिए था कि क्लास 12th के बच्चे ये होते हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। कुछ लोग फाउंडेशन कोर्सेज में होते हैं, कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि क्लास 12 का रिजल्ट आएगा तो वो अपने ड्रीम कॉलेजेस में जा पाएंगे। अब आपको पता होगा कि आधा नंबर भी अगर कम होता है तब भी कॉलेजेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती हैं। अब उन बच्चों का क्या है जो जिनके परसेंटेज इतने ज़्यादा कम है, जिन्होंने रात रात बजा कर पढ़ाइयाँ की हैं, जिनने एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी कि मेरा रिज़ल्ट आएगा तो मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाऊंगा, उसका क्राइटेरिया में फुलफिल होऊंगा मैं। बट अभी क्या है, उन सारे बच्चों के अरमानों में पानी फेर दिया सीबीएसई ने। सिर्फ एक चीज़ वो कर लेते कि किसी भी सिस्टम को लाने से पहले वो क्या करते, वो सिस्टम अभी लाए हैं, उससे पहले लिया जब सेशन स्टार्ट हुआ था क्लास 12 का, तब वो लेके आते तो वहाँ पे प्रॉपर टाइम था। इस चीज़ के लिए टीचर्स रेडी होते, टेक्निकल टीम, वो भी तो एक इंसान ही है, वो रेडी होती। गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि गलतियाँ नहीं होती हैं, गलतियाँ सब पर हमें प्रॉपर ट्रेनिंग तो करने को मिल जाती। जो भी उसमें ग्लिचेस आते, जो भी प्रॉब्लम्स आती, उसको ऑलरेडी पहले रेक्टिफाई किया जा सकता था। क्लास 12 के, जो कि एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर वो बच्चा जिसके फिजिक्स में कम मार्क्स थे, वो रिवोल्यूशन के लिए नहीं डालता, वो सोशल मीडिया पे नहीं आता, तो क्या हमें ये कभी पता चल पाता? आम सारे जो बच्चे हैं, जो नॉर्मली, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, जिनके पास इतनी सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं,
जिनको जिनको पढ़ाई के लिए इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हार्डली कहीं ना कहीं जाके पेमेंट अपनी फ़ीस पे कर पाते हैं। आज भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऐसे कमेंट पढ़े हैं जिसमें बच्चे ये कह रहे थे कि उनके पेरेंट्स जो हैं रिवोल्यूशन की जो फ़ीस है वो देने से मना कर रहे हैं। अब वो बच्चे क्या करें, किसके पास जाएंगे? है आपके पास कोई जवाब? कई सारे न्यूज़ेस ये आ रखी हैं। हालांकि आज हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पे आज बात कर रहे हैं वो कि मैंने बात कर रखी है, मैंने सीबीएसई से मीटिंग किया हुआ है, जो भी इसके पीछे होगा मैं उस पर लीगल एक्शन लूँगा, चाहे वो हमारी ही गवर्नमेंट का क्यों ना हो, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें हम लगे हैं, किसी बच्चे का नुकसान नहीं होगा। भाई 17 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया जिसमें 4 लाख कॉपियाँ रिवोल्यूशन पे गई हैं। 4 लाख, ऊपर से वो कॉपियाँ जो रिवोल्यूशन पे आ रही हैं, जो दोबारा चेक होके आ रही हैं, वो मैनुअली चेक हो रही हैं। अब ओएसएम कहाँ गया है? अब इस डिजिटल स्क्रीन पे मार्किंग क्यों नहीं हो रही है? और अगर मुझे पता है कोई भी सिस्टम बनाया होगा सीबीएसई ने तो उन्होंने ये भी कहा होगा कि कॉपियाँ इतना तो हम कोई चीज़ को जब प्रिपेयर होते हैं किसी के लिए, इतना तो कॉपियाँ ब्लर हो रही थी, ये तो स्क्रीन पे आ रही था ना कि कॉपियाँ ब्लर हो रही हैं। जब ब्लर हो रही थी तो उसमें रिजेक्ट करने का ऑप्शन क्यों नहीं था टीचर्स के पास? जो भी इवेल्यूएटर्स थे, कॉपियाँ रिजेक्ट करके दोबारा स्कैन होती वो कॉपियाँ, फिर उसमें मार्किंग होती। तो जिन बच्चों ने आंसर्स लिखे थे, अच्छे से लिखे थे, कम से कम उनके साथ तो जस्टिस होता। और उसके बाद भी यहाँ पे क्या हुआ है कि कॉपियाँ मिसमैच हुई हैं, मतलब वहाँ भी कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं था कि अगर हमारी स्कैन के लिए कॉपियों को अलग भी किया जा रहा है तो उनको प्रॉपरली फिर से कंबाइन किया जाए, जिससे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। जिस बच्चे की जो कॉपियाँ हैं, जिसने जितना लिखा है उसी बेस पे उसको मार्क्स मिले। बट वहाँ भी हमारी ये देखा गया कि वहाँ भी एक इर्रिस्पॉन्सिबल हरकत हुई है कि कॉपी किसी और की है, कंबाइंड किसी और नेम के साथ कर दी गई है। और जो मुद्दे हाईलाइट हो रहे हैं, उनके पास मीडिया सपोर्ट आ रहा है, जिनके जो बच्चे ओपनली बोल पा रहे हैं, उनके तो दूर कर दी जा रही इशूज़। बहुत सारे ऐसे बच्चे आए, आज ही मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिन्होंने खुद न्यूज़ चैनल का, क्या पर्टिकुलर चैनल का नाम लेना किसी का, उस पर एक बच्ची है, उसने जो भी न्यूज़ चैनल के साथ अपना जो प्रॉब्लम थी वो शेयर करी है। उन्होंने सब न्यूज़ चैनल्स वालों ने उनकी हेल्प करी है। उनकी न्यूज़ आते ही 1 घंटे के बाद वो बच्ची बताती है कि मेरी कॉपी मेल पे आ जाती है, और वो भी मैनुअली चेक हुई कॉपी आती है। और जो बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे हैं, या यूँ कहें उनके पास इतने ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं हैं, या उनके पेरेंट्स या नहीं आसपास उनका ऐसा इन्वायरमेंट है जो बोल पाए अपने लिए, वो क्या करें? वो किसके पास जाएं? उन्होंने भी मेहनत करी होगी, बस आज उनके पास प्रॉपरली चीज़ें नहीं हैं। कई बच्चे तो अपनी फ़ीस ही बहुत ऐसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे होते हैं, तब भी कि जैसे तैसे वो अपनी फ़ीस अफोर्ड करके पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये रिवोल्यूशन की फ़ीस है। उसके बाद भी सीबीएसई के खुद के पोर्टल में इतनी ग्लिचेस आ रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए उनको आईआईटी एक्सपर्ट बुलाने पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं करी गई? पहले जो उन्होंने सिस्टम बनाया ओएसएम को, पहले क्यों नहीं इस आईआईटी एक्सपर्ट या किसी एक्सपर्ट से उन्होंने रेक्टिफाई कराया? आज उनकी हेल्प क्यों ले रहे हैं? पहले भी तो किया जा सकता था। आज बच्चों के साथ जब इश्यूज़ आ गए हैं, जब हाईलाइट हो चुका है कोई चीज़, तो आज उसको आईआईटी एक्सपर्ट बुला रहे हैं, बैंक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी और एजेंसीज़ की हेल्प ले रहे हैं। पहले तो एक और इस पे बहुत हाईलाइटेड पॉइंट उठा है, जो कि ये है कि
निसर्ग नाम का एक 19 साल का लड़का है जिसने फरवरी 2026 में ही ये कहा है कि वो एथिकल हैकर है। उसने ये बताया है कि मैंने सीबीएसई जो ओएसएम पोर्टल था उसको पहले ही हैक करके बता दिया था, उनको मेल किया था मैंने, पर उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब आपकी वेबसाइट, मुझे नहीं पता कि ये कितनी न्यूज़ सच है, क्या है इसके पीछे, बट कई जगह पे उसने ऐसा प्रूफ किया है। उसने अपनी स्क्रीनशॉट डाली हुई है जो कि मैं भी इसमें आपको दिखाऊंगी कि उसने ऐसा बोला हुआ है कि सोशल मीडिया पे वो उसने बोला हो के। तो भाई आप क्या कर रहे थे उस टाइम? आपने कुछ ऐसे तो कोई साइट बना नहीं दी कि ऐसा तो सिस्टम कोई बना नहीं दिया होगा। आप हेल्प करना चाहते थे, आप हेल्प करते बच्चों की, बट एटलीस्ट आप प्रॉपर टाइम के साथ तो आते, प्रॉपरली उसको चेक तो करते। किसी भी चीज़ को हम इतने बड़े स्केल पे यूज़ कर रहे हैं, आज कितने सारे बच्चे, हम क्या जवाब दें उन बच्चों को? एज अ टीचर, मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ, एज अ टीचर हम बच्चों को क्या बताएं जाके? जो बच्चे यहाँ पे आईआईटी से जैसी या नीट जैसी या और भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो बोर्ड्स पे अच्छा स्कोर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, किया भी है, पर उनकी कॉपियाँ गलत चेक हुई हैं। अब क्या वो, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है, क्या वो हम पे बिलीव कर पाएंगे? वो हम उनको किस बात का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप पढ़िए, आपको जिस दिन जब आप रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आपका रिज़ल्ट इस टाइप का आएगा। अभी कुछ दिन पहले नीट का एग्ज़ाम लीक हो जाता है, बच्चे 3-4 साल लगा के, है ना, कैसे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, है ना, उसके बाद घर आते हैं, उनको पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो चुका है, जो उन्होंने इतनी मेहनत की थी सब वेस्ट हो चुकी है, फिर उनको दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा से फिर वही प्रोसेस। जो भी आज उन पदों पर बैठे हैं, जो बच्चों के लिए ऐसे डिसीजंस ले पा रहे हैं, क्या वो इस सिस्टम से, क्या वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी? उनके साथ सेम चीज़ हुई होती, उनको बिलीव होता कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका परिणाम हमें ये मिलेगा। मतलब आज बच्चा तो ऑलरेडी परेशान है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किस फील्ड में जाके किस चीज़ की तैयारी करूं। अभी क्या होगा, ये जैसे ही मामला शांत होगा, मुझे नहीं लगता कभी बच्चों की कोई गलती होती है कि कोई भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अगर आपने फॉर्म लेट फिल किया है या आप किसी वजह से नहीं, तो कोई भी इस चीज़ को नहीं मानता है। उनका एप्लीकेशन फॉर्म हो या उनसे कोई भी एरर हो जाए, तुरंत रिजेक्ट हो जाती हैं वो चीज़ें। बट अगर सिस्टम की तरफ से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पहले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे जब इतने सारे बच्चे आके उन पर प्रेशर बनाएंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तब क्या करेंगे, उसमें भी अच्छे से वर्क नहीं होएगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स और सारे बच्चों से कि बच्चा आप परेशान मत होइए, और मैं एजुकेशन सिस्टम से भी थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा एजुकेशन पे वर्क करिए। यही देश के हमारे भविष्य हैं, यही बच्चे जब एग्ज़ाम लीक हो जाता है, आप ऐसे लोग, आप नीट का एग्ज़ाम लीक कर दे तो ऐसे बच्चों को आप डॉक्टर बनाएंगे? ये डॉक्टर बनके किसका, हमारा ही सबका इलाज करेंगे, आपका कभी इलाज करेंगे? आप ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहेंगे जिसने कभी प्रॉपरली पढ़ाई नहीं की हो, जिसने समझा ही नहीं हो चीज़ों को बारीकी से? तो ये चीज़ें हम क्यों नहीं समझते हैं कि चीज़ों को, कि जो भी चीज़ें हम आज कर रहे हैं, जो भी हमारे द्वारा एरर्स हो रही हैं, वो आगे चल के हमें ही इफ़ेक्ट करेंगी। हमारे घर का बच्चा नहीं होता है तो हम उसको उतना कभी सीरियसली लेते ही नहीं हैं। हम भूल जाते हैं कि इसी सिस्टम का पार्ट हम भी हैं।
हमें भी अगर हम आज ये जो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, इनको नहीं जड़ से हटाएंगे, नई एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे, ये चीज़ें लगातार होती रहेंगी, तो जो हमारे देश का फ्यूचर है कभी बन पाएगा, या फिर बनेगा भी तो जैसा ये खराब हाथों में जाएगा। तो हम इस पे क्यों इतना डिनायल में रहते हैं, क्यों अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों प्रॉपरली एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा बेसिक नीड है हमारी जिसमें गलतियां होने की कोई चांस नहीं है, वो भी आप जैसे लोगों से जो आप इतने अच्छे पदों पे बैठे हैं और ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं बच्चों के लिए। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स अभी अपने बच्चों का भी जो भी पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को सपोर्ट करने का टाइम है। बच्चों के पास जाइए, उन्हें समझाइए, उनसे फ्रेंडली व्यवहार कीजिए, अभी उनको समझिए। वो डिप्रेस हैं क्योंकि उनके फ्यूचर की बात है। आप परेशान हैं, मुझे पता है कि आप भी परेशान हो रहे होंगे, बट अभी आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना, अपने बच्चे को समझाना है कि जो भी हुआ ठीक है, हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं है। अभी जो भी होगा आगे वो हमें नहीं पता कि क्या होगा, वो देखा जाएगा जो भी होगा, बट एक चीज़ें रिज़ल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप में टैलेंट है, आप किसी भी चीज़ों में अच्छा कर जाएंगे। सिर्फ पढ़ाई एक ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी है, अब चिल रहिए, काम रहिए, मेंटली अपने आप को एडजस्ट मत करिए चीज़ों को देख देख के, परेशान होके। इतना ज़्यादा सिर्फ आप अपडेटेड रहिए हर एक चीज़ से, जिससे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें, आपकी तरफ से कोई गलतियाँ ना हो। बट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।